नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, हम लोग ऐसे सप्ताह में ये कार्यक्रम कर रहे हैं जब देश में गम है, गुस्सा है। सबसे पहले तो प्रभा साक्षी की ओर से जो पहलगाम में आतंकी घटना हुआ और जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि है। और सर, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि अब जो आतंकवाद की बची खुची मिट्टी है उसको भी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें राजनीतिक एकता दिखाई दी है। हालांकि ये बात भी सच है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और सुरक्षा चूक का मामला बताया जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है जी। लेकिन ये बात भी है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। वर्तमान में भी पड़ेगा, भविष्य में भी पड़ेगा और कब तक ये रहेगा इसको बता पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वो भरोसा बहाल करना एक बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं पाकिस्तान को लेकर। वीज़ा कैंसिल करने की बात हुई है। इसके अलावा जो सिंधु जल समझौता है उसको कैंसिल किया गया है। कई सारे आप राजनीति जो हो रही है, इसके अलावा जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाकी मुद्दे जो जवाब देना है, स्ट्राइक करना है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कदम उठाए गए हैं और जो उसको लेकर राजनीति हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? अंकित जी, आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक भारत की एक खूबी बताना चाहूँगा जो इस सप्ताह दिखी। मेरे को लगता है कि शायद इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने कहीं देखा नहीं, हो सकता है कि किसी ने कवर किया हो, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा है। अब आप देखिए कि मंगलवार को पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर खुशियां मनाते पर्यटकों पर गोलीबारी हुई और जिस तरीके से उनकी निर्ममता के साथ हत्या की गई, उससे पूरा देश में आक्रोश, गम, हर कोई व्यक्ति बेहद दुखी था। मन में आक्रोश है, खून उबल रहा है, मन दुखी है, लेकिन एक तरफ देश अपना कर्तव्य भी निभा रहा था। वो कर्तव्य क्या था? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर थे। जब वो ताजमहल देखने गए बुधवार को, तो आपने देखा होगा कि आगरा की सड़कों पर दोनों तरफ जो स्कूल के बच्चे हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भारत का झंडा, अमेरिका का झंडा लेकर खड़े हैं और भारत अमेरिका मित्रता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खुशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गम में भी भारत अपना कर्तव्य कैसे निभा रहा है, भारतीय अपने कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं, अपनी संस्कृति, हमारा जो लोकाचार है, हमारी जो आतिथ्य सत्कार की परंपरा है, उसको कैसे निभा रहे हैं, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। तो ये मैंने कहीं देखा नहीं कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति गम में है लेकिन अपने कर्तव्य निभा रहा है, अतिथि का स्वागत भी कर रहा है, क्योंकि वो अतिथि का स्वागत करने की हमारी परंपरा रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संयम भी रखता है भारत और जवाब भी देता है भारत, ये भारत की विशेषता है। बिहार जाकर प्रधानमंत्री जी को परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, वो वहाँ गए भी उसको वहाँ से संदेश भी दिया। हालांकि कानपुर वो नहीं गए क्योंकि मामला कानपुर का ही एक से जुड़ा हुआ था, शायद उनको जाना अच्छा न लगा, ये भी हो सकता है। जी। और दूसरा क्या है कि अब देखिए बिहार में जो लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने मैंने देखा तेजस्वी यादव का बयान कि भाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है तो प्रधानमंत्री ने कानपुर का दौरा रद्द कर दिया और अब वो बिहार आ गए। सबको ये बात समझने की जरूरत है कि बिहार में कुछ समय बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन होना है, सिर्फ उद्घाटन की बात नहीं है, उसका लाभ जनता को मिलने लग जाए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब पैसा लगा है किसी चीज़ में देश का और जनता का ही पैसा है, जनता को उसका लाभ मिलना ही चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ बन चुकी है तो उसका उद्घाटन अब, और क्योंकि बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कई सारे उद्घाटनों की श्रृंखला हम देखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित होने हैं, तो वो उसमें देरी नहीं की जा सकती थी। और दूसरा, बिहार की धरती से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आपने देखा कि अंग्रेजी में उन्होंने जो वाक्य बोले वो पूरी दुनिया तक गूंज हुई है उसकी। जिस राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी को फोन नहीं किया था उसने उनका वो अंग्रेजी वाला सुनने के बाद फोन कर दिया कि हम आपके साथ हैं। और इस्लामिस्ट, और उन्होंने बिहार का भी नाम लिया कि फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार। जी, तो ये
बिहार की धरती से ही क्रांतियां हुई हैं। नहीं, और एक जो चीज और आप देखेंगे देश में जो बड़ी क्रांतियां हुई हैं बिहार की धरती से हुई हैं। वहीं से क्रांतिकारी ऐसे निकले जो कि देश को एक नए पथ पर ले गए। लोकतंत्र की जो जननी का हम भारत है, लेकिन उस भारत में भी बिहार है। भारत में भी बिहार है। तो ये बिहार से एक मैसेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चूंकि अब चुनाव भी हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में थे और जी उन्होंने एक शब्द भी राजनीतिक बात नहीं की। जी, लेकिन और स्वागत भी नहीं किया, फूल माला भी कुछ नहीं नहीं हुआ। जी। लेकिन उसी दिन महागठबंधन की भी बैठक हुई थी जी। और उसको मीडिया कवरेज नहीं मिली। जी। और उस दिन तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और बैठक किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं हुई थी। जी। वो बैठक सीट बंटवारे और कैसे हम चुनाव में जाएंगे उसको लेकर हुई थी। जी। तो शायद उसको लेकर भी तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल। और दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश वहाँ से दिया है, आप देखिए कि देशवासी उसके बाद से आश्वस्त हो गए हैं कि हाँ, मोदी जी ने कहा है तो पक्का होगा, क्योंकि वो हमेशा खरे उतरे हैं अपनी बात पर। उरी का बदला लिया गया, पुलवामा का बदला लिया गया और पहलगाम का भी बदला लिया जाएगा, ये हर देशवासी जानता है। और हमसे भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास पाकिस्तान को है कि मोदी जी बदला लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी तैयारी कर दी, शुरू कर दी है बचने के लिए या पद से ध्यान भटकाने के लिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम भैया जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। तो भैया आपने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जब मुंबई हमले के आपको सारे सबूत दे दिए गए? उसके बावजूद सारे कल्प्रिट्स वहाँ घूमते फिर रहे हैं। पठानकोट मामले के जो दोषी थे वो आज तक आप उनको न्याय के कटघरे में नहीं लेके आए। उनकी शहबाज शरीफ सर मीडिया के बयान पे इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इंदज जो जल समझौता था उसको भारत ने रद्द किया, ऐसी कोई खबर ही नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। तो भारत को प्रस्ताव भेजना पड़ा कि सर हमने कर दिया है, आप ये प्रस्ताव ले लीजिए। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान को सीधे कागजों पर लिख के तो भारत ने नहीं दिया है। लेकिन वो पाकिस्तान क्यों स्वीकार कर रहा है कि हमें बातचीत करना चाहिए, हम सबूत देने को तैयार है? ऐसा क्यों कर रहा है? जी देखिए, अब वहाँ पर क्या है कि जो 2-3 बार हाल ही में पिट चुका हो तो उसको डर रहता है कि अगली बार अब क्या होने वाला है। वैसे ही उनके पास तमाम सैंक्शंस हैं, वैसे उनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब है। 1 महीने का बताते हैं कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, बहुत सारी वस्तुओं को उनको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो 1 महीने का जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार हो और अब वो लोन मिलने की संभावना कम हो गई हो, क्योंकि भारत लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों के राजदूतों को बुलाकर सबूत दिखा रहा है, पाकिस्तान की सच्चाई बता रहा है और भारत की तरफ से की जाने वाली संभावित कार्रवाइयों के बारे में उनको कुछ हद तक जो भी जानकारी दी जा सकती है वो दे रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत ने जो दबाव बनाया, जैसे आपने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात कही, वो एक बड़ा फैसला है। और आप देखिए कि वहाँ पर सिंध में वहाँ पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी वो आपने देखा कि वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि भाई ठीक है, पानी नहीं होगा तो खून बहेगा। लेकिन बचकाना बयान है, उनको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या रहा है भारत के साथ लड़ने का। हरदीप पुरी ने तो बेवकूफ बोल दिया। जी जी। तो ये बचकाना बयान है और वो उनको कह सकते हैं कि जैसा हमने सोशल मीडिया में पढ़ा है, उनको वहाँ का पप्पू बोला जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है सोशल मीडिया पर। अब है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो यहाँ पर आए थे, जो सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक थी शायद गोवा में, उसमें आए थे, तब भी वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे और तब भी उन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी उसको भारत ने विफल कर दिया था। तो ये बिलावल भुट्टो जैसे बहुत सारे विदेश मंत्री भारत ने देखे हैं पाकिस्तान के, और उनके मंत्री तो खुद ही कबूल रहे हैं कि भैया हम आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे और आतंकवादी जो हैं वो अमेरिका में 9/11 से पहले तक पलते रहे, उनके पैसों पे मौज करते रहे। तो इस तरीके के बयान आते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने घरेलू राजनीति की बात करी है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाई है। अब ये परिपक्वता है या जो मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 हमलों के बाद सिर्फ भारत की सरकार को घेरा गया तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। और उस समय के जो बयान थे इन नेताओं के, विपक्षी नेताओं के, उसको बीजेपी ने खूब भुनाया।
कुछ भी बात हो उनके पुराने बयान चला दिए जाते थे, कुछ भी बात हो उनके पुराने बयानों का हवाला दे दिया जाता, तो उससे उनको नुकसान हुआ। उनकी छवि वैसी बन गई थी कि नहीं, ये तो सिर्फ सवाल उठाने वाले हैं, ये तो हमसे सबूत मांगते हैं, ये उनसे नहीं सबूत मांगते हैं। तो इस तरीके का एक माहौल बन गया था। तो अभी सबने परिपक्वता दिखाई है। हालांकि जो उनके जो सेकंड क्रम के नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उनके जरिए सवाल उठा रहे हैं। टॉप की लीडरशिप सवाल नहीं उठा रही है, और टॉप की लीडरशिप दिखा रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ से सवाल उठवाए जा रहे हैं निचले स्तर से। अभी देख रहा था शुक्रवार को कांग्रेस का वो ट्वीट भी आ गया था, जब एक तरफ कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही थी और दिन में राहुल गांधी अपील करके आए थे कि हम सभी को एकजुट होना है, तो कांग्रेस ने ट्वीट किया था शुक्रवार को कि इस मोदी सरकार कश्मीर को लेकर फेल हो चुकी है। मोदी सरकार से सुरक्षा चूक कैसे हुई है, अमित शाह को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, इस तरह के सवाल करते हुए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था। देखिए, तो वो उनको बोलने के लिए कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है जी। और आप ये देखिए कि ठीक है कि वो कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार है और विपक्ष नेता होने के नाते उनको उठाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपना भी उनको देख लेना चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक कर। अगर आप देखते हैं मोदी जी का जो 10.5-11 साल का जो 11 साल अब हो जाएंगे उनको, 11 साल का जो उनका कार्यकाल है, उसमें 3 बड़े अटैक हुए। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। तो 11 साल में 3 अटैक, और कांग्रेस के शासनकाल में साल भर में 3 अटैक हो जाया करते थे। तो एक अगर हम औसत निकाल लें तो ये देख लेना चाहिए कि आतंकवाद से निपटने में कौन ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहा है। और दूसरा, कांग्रेस ने उनके अपनी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक अभियान चला रखा है केंद्र सरकार के खिलाफ, आपके नेता चुप हैं लेकिन आपकी सोशल मीडिया टीम तो सक्रिय है। वो दिखा रही है कि वीडियो बना रहे हैं ऐसा कि एक तरफ राहुल गांधी जाकर घायल का हाल जान रहे हैं श्रीनगर में, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश रैली कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मुस्कान का, हंसने का, वो निकाल लिया, और एक छोटा सा जो क्लिप है कि राहुल गांधी गंभीरता के साथ घायल की बात सुन रहे हैं, तो ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का फ़र्क है। तो ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, ये भी गलत है। इस समय हमको आपस में लड़ने के बजाय पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और जो जख्म हमको मिले हैं, हर भारतीय को मिले हैं, सिर्फ 26-27 लोग नहीं मारे गए हैं, हर भारतीय को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। तो उसका जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जवाब किसी विपक्षी दल को या इंडिविजुअल हमको नहीं देना, जवाब सरकार को देना है। और सरकार का अगर हम साथ देंगे तो सरकार मजबूती के साथ प्रभावी तरीके से जवाब दे पाएगी। तो सरकार के समर्थन में, और जिस तरीके से मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है, और जिस तरीके से अमेरिका सहित तमाम वैश्विक ताकतों ने भारत को अपना समर्थन जताया है और कहा है कि आप इस्लामिस्ट आतंकवादी बोला है, चाहे वो तुलसी गबार्ड हों, उनका तो चाहे जबरदस्त था, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री हों, इस्लामिस्ट आतंकवाद कहा है। और आप कहा है कि आप इनको ढूंढ ढूंढ के मारिए। तो जब दुनिया समर्थन कर रही है, तमाम जो इस्लामिक देश हैं जो कभी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बोलते नहीं थे, वो निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमको दुनिया हमारे साथ आ रही है, तो हम क्यों नहीं साथ हो रहे हैं? हम क्यों अभी भी ये बीजेपी वाला है या ये कांग्रेस वाला ये बात कर रहे हैं? कोई अभी कोई ये वाला वो वाला नहीं, अभी सब भारतीय हैं और सबको भारतीयता का अपने प्रदर्शन भी करना चाहिए, उसी हिसाब से सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ डबल स्टैंडर्ड्स की भी बात करूँगा। हमने ठीक है कि अपने लोगों की बात करी कि बीजेपी ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने ऐसा कहा। डबल स्टैंडर्ड्स आप देखिए, अमेरिका की विदेश जो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो कहता है कि भाई ये जो मतलब उस आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला नहीं कह रहा है, मिलिटेंट्स, हाँ मिलिटेंट्स कह रहा है वो। और वो मिलिटेंट्स कह रहा है, तो उसमें आपने देखा कि वहाँ के जो विदेश विभाग है अमेरिका का, उसने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी हेडलाइन को ठीक कीजिए और ये आतंकवादी हमला था, इस्लामिक आतंकवादी हमला था। मैंने देखा कि संयुक्त राष्ट्र जो है, वैसे संयुक्त राष्ट्र देखिए हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर विफल और भारत ये कहता रहा है, खुद संयुक्त राष्ट्र में खड़ा होकर ये भारत कहता रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आता है पहलगाम हमले के बाद। वो कहते हैं कि भाई हम इस सशस्त्र हमले की निंदा करते हैं। भैया आप यूएन के महासचिव हैं, आपको आतंकवादी हमले में और सशस्त्र हमले में अंतर नहीं पता है क्या?
है ना, तो आप ठीक से उसको आतंकवादी हमला नहीं कह पा रहे हैं। अगर आप आतंकवाद, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, अगर आप ही इस तरीके के दो टेररिज्म की व्याख्या करेंगे तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ेगा ही। आतंकवाद के खिलाफ फिर वैश्विक किस प्रतिबंधों की जो बात होती है वो कैसे लग पाएंगे, कैसे आतंकवाद खत्म होगा, जब आप आतंकवाद को गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के हिसाब से देख रहे हैं। तो सशस्त्र हमला और आतंकवादी हमले का बीच का जो फ़र्क है वो एंटोनियो गुटेरेस को बिठाकर जयशंकर जी को समझा देना चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि जो पश्चिमी मीडिया है, भैया आपको क्या होता है, आपके यहाँ पे अगर कोई जाके लंदन की सड़कों पर किसी को कोई चाकू मार दे, कोई गाड़ी से कर दे, तो आप उसको टेरर अटैक बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे 26-27 लोग मर गए और जो बीबीसी कह रहा है कि ये जो गनमैन थे उन्होंने आके मारा, तो आप टेररिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। आपको टेररिस्ट नहीं बोल पा रहे तो आप जिहादी बोलिए, क्योंकि धर्म पूछ कर, धर्म जांच कर उसको मारा गया व्यक्ति को, तो आप टेररिस्ट बोलिए, नहीं तो जिहादी बोलिए। ये गनमैन क्या होता है? गन तो कोई भी रख सकता है और ऐसा ही अल जजीरा ने किया। तो ये जो पश्चिमी मीडिया है या जो ग्लोबल मीडिया, ऐसा मीडिया है जो कि अपना एजेंडा चलाता है, अपने ऊपर कुछ हो जाए तो वो टेरर अटैक है। दूसरा, अगर कोई निर्दोष लोग मारे गए हैं तो गनमैन ने मार दिया, या इस तरीके की लैंग्वेज करते हैं कि उपयोग कर रहा है वैश्विक मीडिया पाकिस्तान वाला लाइन लेकर कि इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। भैया, इंडिया ऑक्युपाइड नहीं, वो भारत का एक अहम हिस्सा है, भारत का मुकुट है वो। तो आपको ये बात समझनी होगी। इतने सालों में अगर नहीं समझे हैं तो थोड़े दिन बाद जब पीओके भी आ जाएगा तो समझ जाएंगे। तो ये जो हमला है ना, इसने बहुत कुछ दिखाया भी। जैसे मैंने, हम आज क्या है कि हम किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहे हैं। क्या होता है कि जब कोई संकट आता है ना तो बहुत सारी चीज़ों की पहचान होती है। तो हमने आपको पहचान बताई। पहचान क्या? कि दुख में भी हमने सत्कार किया। जेडी वांस को जब आगरा के, आप वीडियो देखिएगा इस शो के बाद, आप देखिए कि हमने देखा कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ नहीं दे रहा है, कौन हमारा साथ दे रहा है, तो उसके जो शब्दों में क्या निकल कर आ रहा है। तो इन मुद्दों पर गौर करना चाहिए। तो और अपने को यही चीज़ें मजबूत बनाती हैं। मैं वही देख रहा था, जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति एकदम, उनकी तरफ से सबसे पहले बयान आता है, पुतिन की तरफ से बयान आता है, मतलब, और जेडी वांस तो खैर यहीं थे, उन्होंने भी सबसे पहले वो ट्वीट किया कि ऐसा ऐसा मैं और मेरी पत्नी की ओर से। तो एक बात तो है कि जो बड़ी शक्तियां हैं वैश्विक, वो भारत के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरीके से खड़ी है। हाँ, पाकिस्तान को पता नहीं उसको क्या लगता है कि कौन उसका साथ दे रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो एक तरफ एक ही दिन उसके एक सीएम कहते हैं कि पीओके को वापस लाओ, आप युद्ध करिए, इंदिरा गांधी ने जैसे पाकिस्तान को बांटा वैसे आप कीजिए। एक सीएम कहते हैं कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। तो कांग्रेस में ये कन्फ्यूजन है या फिर कांग्रेस की जो दिल की बात है वो उसके बुजुर्ग नेता कह रहे हैं, युवा नेता, क्योंकि युवा नेता जो है वो उनका बैकग्राउंड कहाँ से है वो सबको पता है। देखिए, इसमें क्या है कि हम, ठीक है, वो रेड्डी साहब ने जो कहा वो उनको हम नहीं बात कर रहे हैं। उनका अपना वो एक जोश है, उनकी अपनी भावना है, वो या हो सकता है पुरानी वाली भावना है। लेकिन अगर हम बात करें सिद्धारमैया जी की, तो सिद्धारमैया जी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं, मास्टर। हाँ, उसके मास्टर हैं। उन्होंने ये बयान देकर एक वर्ग को खुश करने की बात कही है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद कर्नाटक से ही जीते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं। जब उनका निर्वाचन हुआ था तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उस दौरान वो केस वगैरह भी हुआ था। हमको नहीं भूलना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो हिजाब वाला जो कानून पिछली बीजेपी सरकार ने बनाया था उसको उन्होंने रद्द कर दिया था। तो और ये दिखाता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं सिद्धारमैया, तो उन्होंने ये जो बयान दिया है ये जरूर एक वर्ग को खुश करने के लिए दिया है, लेकिन उनको समझना होगा कि जब देश हित की बात आती है तो वो वर्ग भी देश के साथ खड़ा होता है, ना कि दूसरी तरफ। और आपने देख लिया होगा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद
देश भर में जो मुसलमान हैं उन्होंने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी, अपना विरोध प्रकट किया था और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की थी। तो जो नेता ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान से युद्ध नहीं करने की बात कहकर मुसलमानों को खुश कर देंगे, उनको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। देश का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, सब के सब देश की जब बात आती है तो सब साथ में हैं और पाकिस्तान को इस बार करारा सबक सिखाने के लिए हर कोई इस मूड में ही है। बिल्कुल, लेकिन सर ये भी देश ही में हुआ है कि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है असम, वहाँ से 10 लोग गिरफ्तार हुए जी। झारखंड से एक गिरफ्तार हुए जी। इवन एक विधायक तक गिरफ्तार करना पड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। जी। तो ये भी इसी देश में हो रहा है ना। जी, और ये सिर्फ हम असम की बात क्यों करें, वैसे असम की बात क्योंकि सामने आई है क्योंकि वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। इस तरीके का लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कुछ लोग हैं, लेकिन असम सरकार की तारीफ करनी होगी हमको कि उसने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो ये एक मैसेज जा रहा है, तो इससे कम से कम नफरत नहीं फैलती है। तो दूसरे प्रदेशों की सरकारों को भी अपनी पुलिस को निर्देश देना चाहिए कि ऐसे जो टिप्पणियां आ रही हैं, अवांछित टिप्पणियां आ रही हैं, ऐसे गम के माहौल में उससे माहौल बिगड़ सकता है। लोगों के मन में किसी तरह के ऐसे भाव आ सकते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। तो इसलिए ऐसे लोग जो कि अवांछित टिप्पणियां कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए गिरफ्तारियां हों, कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएँ ताकि दूसरों में भी एक भय का माहौल बने। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि आगे किस तरीके का एक्शन होता है, क्या रणनीतिक तौर पर इस मुद्दे को सुलझाया जाता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? देखिए, हमको यहाँ पर 2 चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सेना के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हाँ, देखिए 2 चीज़ों पर गौर करना चाहिए। वो तो खैर मोदी जी और सेना ही बता सकते कि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसके बाद आपने देखा होगा कि अटैक वटैक हर जगह चलते रहते हैं, हर देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो पूरी दुनिया को कोई मैसेज नहीं देता है। वो अपने कैसे उसको मामले को टैकल कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है उनका। लेकिन भारत बार बार सीमा पार से जो आतंकवाद है उससे पीड़ित इतने 70 सालों 75 सालों से हो रहा है। तो भारत ने इस बार निपटने का मन बना लिया है, पूरी तरह से समस्या से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। तो पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। बिहार से वो भी अंग्रेजी में। हाँ, बिहार से वो भी अंग्रेजी में। हम वही देख रहे थे कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठते हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठते हैं, इमानुएल मैक्रों के साथ बैठते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, विदेशी धरती से भी। तो वो बिहार की धरती पर अंग्रेजी में क्यों बोल गए? वो इसलिए बोले कि पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया है और पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो मैसेज दिया है वो सब तक पहुंच गया है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कुछ बड़ा होना पक्का ही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कल्पना से परे की बात होगी वो। तो कुछ बड़ी तैयारी तो है। ट्रंप इसमें खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप खामोश है। और जैसा कि सब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सीनेटर्स ने कह दिया कि फिर ठीक है, फिर न्यूक्लियर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है। तो जब पाकिस्तान न्यूक्लियर की बात करता है तब तक वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि अब हम अकेले पड़ गए हैं और कोई बीच बचाव में आ जाओ वरना हम ये बटन दबा देंगे। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि भैया कोई आ जाओ, बचा लो हमारे को, नहीं तो हम तो ये बटन दबा देंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तो आज का भारत है। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उस समय बिल क्लिंटन को अटल जी ने साफ कह दिया था। बिल क्लिंटन ने भी यही कहा था कि ये नवाज शरीफ बता रहे हैं कि भैया अगर ज़्यादा मामला बिगड़ा तो हमारी सेना न्यूक्लियर बटन दबा देगी, न्यूक्लियर बम का बटन दबा देगी। तो अटल जी ने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान ये करता तो उसको करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। तो ये तो 99 की बात थी। आज तो भारत बहुत सक्षम है। और हाल में ही देख लीजिए ना, न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारे देशों के पास है। हाँ। और किसी देश में इतनी हिम्मत, इवन जो वैश्विक शक्ति कहलाता है उसको भी हिम्मत नहीं हुई कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करें। जी। तो इतना पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। उसको पता है कि सामने किस तरीके की चुनौती है और शायद यही कारण है कि चीन फिलहाल खामोश है। मतलब चीन से भी उसको जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। जी, सही बात है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।